चलो रुक जाओ, उसे हो गया, कनेक्ट हो गया। हाँ देखिए बेटा, नहीं बेटा, यस चलो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने कल? लास्ट पॉइंट एलिमेंट्स है ना। तो आज बेटा बहुत नई एडिशन दिख रही है, कौन कौन है हाथ ऊपर करो। तो फिर से देखो, आप थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो साइंस की ब्रांच है, एक डिसिप्लिन है जिसमें आपस में आवाज मत करो, वरना आपकी आवाज इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। आपके लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ठीक है। साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? मैटर। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मैटर क्या होता है? अगर किसी एनीथिंग that has anything which has mass का मतलब क्या है कि वो जो मैटर है, यानी कि हमारे आसपास जितना भी मैटर दिख रहा है, चाहे फिर वो हमें हमारे सेंस ऑर्गन को परसीव हो रहा है, मतलब समझ आ रहा है कि भाई ये मोबाइल है, ये मोबाइल का स्टैंड है, ठीक है, ये मास्क है, ये घड़ी है, ये टॉप है, उसके ऊपर कवर है, ये हाथ में पेन है, बुक है, ये सारा जो मैटर है इसको मास है। मास है मतलब ये किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है ना। और वो मटेरियल ऐसे नहीं कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, वो मटेरियल बाहर भी बहुत सारा है। जैसे हम वुड से बना हुआ एक दरवाजा देख लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस दरवाजा, दैट इज अ डोर, इसमें वुड की क्वांटिटी कितनी है, यानी मैटर की क्वांटिटी बताने वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम मास है। समझ में आ गया? अगर इस दरवाजे को, ये दरवाजा मैटर से बना हुआ ना, तो फिर मैटर क्या, कौन सा मैटर है? मटेरियल छोड़ो, मैटर छोड़ो, मटेरियल कौन सा है? वुड है। तो इसमें वुड कितना है, ये गुणधर्म जो बताता है उसे कहा जाता है मास। और ये जो मैटर है ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाई क्या करता है? ऑक्युपाई स्पेस, यानी दुनिया की हर वो चीज मैटर है, अगर उस चीज को मास है और वो चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है तो, ठीक है, दुनिया की हर वो चीज मैटर है। कब? जब वो उसे क्या, उसके बाद उसको क्या होगा? मास होगा, और वो क्या ऑक्युपाई करेंगी? स्पेस। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज शुरू होती है तो हमें ये देखा, हम ये देख रहे हैं कि मैटर फाउंड इन अ फ्यू स्टेट, मैटर कुछ स्टेट में पाया जाता है, जिसमें सॉलिड, शॉर्टकट लिखते, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यही पढ़नी है। मैटर कौन सी चीज में दिखता है आपको? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इस मार्कर की कोई ब्लैक कलर में मार्कर होगा तो लिखा है, ठीक है, मार्कर ही करना है, ऊपर आएगा तो ब्लैक कलर, सॉरी ब्लैक कलर। मैटर इज फाउंड इन अ फ्यू स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड वाले मैटर पता है आपको कौन कौन से, लिक्विड वाले पता है, गैसेस वाले पता है। ये और एक बार क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। कोई भी मैटर हो उसको अगर ठोक के देखोगे, जैसे इस वुड को आरी से काट के देखोगे तो भूसा दिखता है, भूसा। तो भूसा किससे बना? पार्टिकल। और डोर किससे बना है? भूसे से। तो डोर इनडायरेक्टली किससे बना है? पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो मैटर है, इस मैटर की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी डिपेंड होती है उसके पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। इसलिए बेटा हमें पार्टिकल्स पढ़ना होता है, यानी केमिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ता है? मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स है बेटा, इसका एक पार्टिकल ले लो, दूसरे का एक पार्टिकल, उसको अगर आप और तोड़ के देखोगे तो फिर ये स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, ओके। फिर ये स्मॉल पार्टिकल वेरी स्मॉल पार्टिकल से बना है। फिर एक चीज आएगी कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, स्मॉलेस्ट, अभी एटम मत लो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। यानी कि हमें क्या करना है, किसी भी चीज को समझना है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि चावल पके या नहीं पके, इसको चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर दाना दबा के देखा जाए। एक दाना दबा के देखने के बाद भात शिजला का नहीं शिजला है माहित होतो ना, एकच दाना लागतो ना,
पाहुणे आल्यानंतर शिजला नाही शिजला, शिजला नहीं शिजला, शिजला नहीं शिजला। सर वो एक तरह से पूरी प्रॉपर्टी करो। तो यही तो बात हो रही है कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर आपको मैटर समझना है, अगर आपको कोई भी दुनिया का हर कोई मैटर समझना है तो आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी समझ लो तो आपको मैटर की प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन के तौर पर मैटर कैसे क्लासिफाई होता है। तो अगर आपके पास कोई मैटर दिया गया है, कोई भी मैटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैटर है, उसका नाम नहीं डिसाइड हुआ अभी, कुछ नहीं है, ये मैटर है। तो सबसे पहले देखो कि ये आप समझ सकते हो कि आपके सेंस ऑर्गन से ये मार्कर है, ऐसा आपको समझ आता है कि कुछ ना कुछ मैटर है। यस, समथिंग हैज मास एंड व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस, इट इज मैटर। यस। फिर उसका नाम रख दो, फिर ये मार्कर है। मार्कर मैटर नहीं है। इस टाइप का अगर कोई प्लास्टिक का बॉक्स ये है डिवाइस, या एक छोटा सा यंत्र या फिर एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट जो लिखने के काम में आता है, उसे पेन कहा जाता है। तो इसके अंदर का मटेरियल कौन सा है? फाइबर या फिर प्लास्टिक। तो ये मटेरियल किससे बना हुआ? पार्टिकल। यानी कि इस पेन की प्रॉपर्टी को समझना है तो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक जाना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पेन से, यानी कि ये जो पेन बना हुआ है पार्टिकल से, उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरफ जाते हैं। सुनो आवाज, कहाँ पे जाएंगे हम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जब हम इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे जाएंगे तो एक तो पार्टिकल में बहुत सारे होंगे ना। ओ ये लो, एक पार्टिकल होगा, कितने होंगे? कैसे कैसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। इतना सा ढक्कन है, देख रहे हो, इसको अगर मैं काटू 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 तो एक पार्टिकल देगा क्या मुझे? बहुत सारे होंगे। जैसे 100 पार्टिकल होंगे तो 10,000 स्मॉल पार्टिकल होंगे, 50 लाख स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे। तो इतने सारे पार्टिकल्स के पास पहुंचने के बाद जो मैटर जितने भी पार्टिकल से बना है उनके सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक मैंने पहुंचने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि दिस टाइप ऑफ मैटर is composed of only one kind of substance, then it is termed as element। तो इसके लिए बेटा अगर इस मैटर की प्योर स्टेट आपको पता है, प्योर स्टेट कौन सी स्टेट? प्योर स्टेट। मैटर अगर उसके प्योर स्टेट में है या तो प्योर फॉर्म में है, फॉर्म लिखा था हमने, तो उसे सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्सटेंस। यानी कि सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, फिर इस सब्सटेंस को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया है। हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? ये वाला। कौन सा वाला क्राइटेरिया? ये। यानी कि इस पॉइंट के आधार पर हम इस सब्सटेंस को अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे। तो अगर ये सब्सटेंस ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना है, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है ना? यस। यानी कि एकाच प्रकारचे पदार्थापासून बनलेला आहे, एकाच प्रकारच्या पदार्थ समजतो ना? अरे तुम्ही घरी आप बोलो मत बेटा, आप बोलोगे तो आपको ही तकलीफ होगी। मैं जब आपको पूछूंगा तब बोलना है, ठीक है? तो गर्दी में क्या होता है, हम बचपन में गाना बोलते हैं, प्रेयर बोलते थे, ठीक है? तो हम सुर में जितने ऐसा हो जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा वो सुर में सुर मिला रहा है, कौन सा प्रॉपर बोल रहा है। जब आपको पूछा जाएगा बेटा तभी बात करनी है, ठीक है? ठीक है, सब पीछे पीछे कोरस के जैसे नहीं पढ़ना, ठीक है? तो भाई क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है। आपने घर पर अभी दिवाली गई है, लड्डू खाया होगा, उठ खड़ी हो बेटा, कौन सा लड्डू खाया आपने? शादी का? बिजू का। मैंने शादी का खाया। तूने कौन सा खाया बेटा? कोई भी लड्डू बता दिया। रवे का लड्डू खाया। अब रवाचा जो लड्डू है, लड्डू वो क्या एक सब्सटेंस से बना है या बहुत सारे सब्सटेंस से बना है? तो फिर रवा या फिर उस वो जो मैटर होगा वो थोड़ी ना एलिमेंट कहलाएगा। मतलब बात ये बात। तो if the substance is composed of only one kind of substance, then it is termed as एलिमेंट्स। आगे एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स दुनिया में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन डिस्कवर, थोड़े यानी कि टाइम टू टाइम डिस्कवर होती है। ऐसे एलिमेंट्स अब तक 118 है, उसमें से 92 नेचुरल है, नेचुरली फाउंड हुए हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं अदर यार आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के तौर पर कहा जाना जाते हैं, फिर मैनमेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एनी प्रॉब्लम? नो। देखो हमारे आसपास पूरा नॉन लिविंग थी और लिविंग थी, आखिर में किससे बना है?
मैटर की प्योर फॉर्म को क्या कहेंगे? Substance. सब्सटेंस अगर ओनली वन टाइप से बना हुआ है तो एलिमेंट। यानी कि आप इस दुनिया की कोई भी चीज पे हाथ रख दो वो सब्सटेंस है। चाहे फिर आप बाल ले लो, बाल भी देखना पड़ेगा कितने एटम से बना हुआ है क्या है। ठीक है, यानी कि एटम हमारे सेल से बहुत छोटे होते हैं। सेल के अंदर वाटर अंदर एंटर होता है, तो वाटर एंटर होता है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे। वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट से बना हुआ है। समझ पा रहे हो? तो इस मैटर से बेटा लिविंग और मटेरियल बना। देखो मटेरियल यानी कि मैटर, लॉजिक तो लग रहा है। तो पहले मटेरियल बनाऊंगा, उसके बाद में लिविंग थिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बनाऊंगा। पहले लिविंग थिंग नहीं बने हैं। समझ में आया? बात समझ आ रही है? पहले नॉन लिविंग थिंग बना, बाद में लिविंग वर्ल्ड बना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। तो हम एलिमेंट के बारे में और जानकारी लेंगे। ठीक है, एलिमेंट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको? तो एलिमेंट के बारे में सबसे पहले कुछ फ्यू एलिमेंट्स है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पता होने चाहिए। 118 में से आपको कितने एलिमेंट्स पता होने चाहिए? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। और क्या क्या लिखना है हर एलिमेंट्स का? तो मेरे को हम हिस्ट्री लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो कैसे कैसे बना। मैटर का प्योर फॉर्म सब्सटेंस होता है। अगर कोई सब्सटेंस ओनली वन टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ सब्सटेंस बना है, कोई मैटर ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस से बना है, तो उसे कहते हैं एलिमेंट। सो फिर एलिमेंट किससे बना है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये एलिमेंट जो होते हैं बेटा, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट को, मैंने बोला ना चावल खिचड़ी को चेक करने के लिए खिचड़ी की जरूरत नहीं है, खिचड़ी की उसके दाने की जरूरत है। तो एलिमेंट को समझने के लिए उसका स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल जिसको कहा जाता है एटम, यानी कि एलिमेंट किससे बने होंगे? एलिमेंट किससे बने होंगे? एलिमेंट एटम बना है दो चीजों से। मैंने कल पढ़ाया बेटा, फिर भी आज रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि आप में से कल बहुत से बच्चे नहीं थे। एक बना है न्यूक्लियस से और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। समझ में आएगा? एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस छोड़ के अदर पार्ट है। न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? रुको रुको, बीच में मत बोलना। सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के अंदर भी और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होते हैं? पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, चार्जलेस न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर होने वाले पार्टिकल। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमते हैं। कौन? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है। इसके अलावा और 4 पार्टिकल है, क्वार्क, बोसॉन, ग्रेविटॉन और एक तो याद नहीं, कल से याद नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके बारे में तो पढ़ाई करनी नहीं है, हम इसी लिखते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसमें से ये 2 जन कहाँ रहते हैं? तो एटम का नाम है, तो सबसे अच्छा एटम को दिया गया सोडियम, बहुत अच्छा है। क्यों मैं सोडियम लेता हूँ? मैं हर बैच को सोडियम ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको 9th में और 8th में फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स दिया है, तो वो पढ़ने के लिए भी सोडियम की हिस्ट्री लिखनी पड़ती है ना, इसलिए बेटा मैं सोडियम और क्लोरीन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक एलिमेंट है सोडियम। कैसा है भाई एलिमेंट है? ये सॉफ्ट एलिमेंट है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट कि आप उसको चाकू से भी काट सकते हो। ठीक है, चाकू से भी। और ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है ये, यानी कि इसको पानी में डाल दोगे तो आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। और जो 118 एलिमेंट है इससे दुनिया बनी है। 119वीं चीज इस दुनिया में कोई भी चीज ले लो, ये 118 में से किसी ना किसी चीज से बनी है। डीएनए इनसे बना है। डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन फाइबर बनता है, क्रोमैटिन फाइबर न्यूक्लियस में होता है सेल के, उससे न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस से सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, सिस्टम से
प्रोसेस होती है कंप्युटर प्रोसेसची फिर एक बॉडी होती तब जाके आमच्या घरी एका लहान मुलाचा जन्म झाला आहे त्याच्या बारसाला या है ना तो पहले इसको पढ़ना पड़ेगा ना भाई समझ पा रहे हो? बड़ा बोल रहा है ये सब बोल रहा है चलो बस बस सोडियम नाम का एलिमेंट ये नाम हो गया और भैया नाम बार बार लिखने से अच्छी बात नहीं है तो बार बार हम नाम लिखते हैं तो हमारे पेन की शाई खत्म हो सकती है हम बोर हो सकते हैं हमें अच्छा नहीं लग सकता है तो आपकी चॉइस का पूरा ध्यान साइंटिस्ट ने रखा और साइंटिस्ट ने कहा चलो ठीक है नाम नहीं लिखते आते उसका सिंबल तो भी याद होना चाहिए तो सिंबल अब ये सिंबल क्या है सिंबल क्या है कोई भी एलिमेंट का सिंबल उसके नाम के फर्स्ट लेटर एक तो फर्स्ट लेटर होगा या तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड लेटर होगा या तो फिर फर्स्ट एंड थर्ड लेटर होगा या तो उसके लैटिन नाम से लिया होगा या तो फिर उसके जर्मन नाम से लिया होगा उसके जर्मन नाम से अब सोडियम का सिंबल एस से शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन का O है नाइट्रोजन का N है सिंबल हाइड्रोजन का H है हाइड्रोजन का H है तो सोडियम का कौन सा सिंबल होगा पुणे हाँ बराबर एस होगा लेकिन नहीं बेटा इसका सिंबल ये नहीं है नहीं ऑक्सीजन का O नाइट्रोजन का N कार्बन का C ठीक है एल्यूमिनियम का Al क्लोरीन का Cl तो सोडियम का सोडियम क्यों नहीं है नोडियम क्यों रखा है उन्होंने तो कुछ एलिमेंट के सिंबल उनके लैटिन या फिर ग्रीक या फिर जर्मन नाम से लिखा गया है सोडियम को लैटिन में नैंथेरियम कहा जाता है नैंथेरियम सोने का सिंबल ये Au या ऑरम कहा जाता है सिल्वर का सिंबल ऐसा नहीं है उसका Ag अर्जेंटिनम कहा जाता है ठीक है मर्क्यूरी का नहीं अर्जेंटियम हैंगेरेटियम ऐसा कुछ नाम है उसका पोटेशियम का क्रिप्टोनियम ऐसा कुछ नाम आता है वो आएंगे बेटा बार बार अभी सोडियम देख लो ना भाई सोडियम पढ़ा रहा हूँ ना मैं पिक्चर सलमान खान की लगी है तुम शाहरुख खान के बारे में पूछ रहे हो मैं पिक्चर कौन से देख के आया दबंग तो फिर खुशबू श्वेता के बारे में कुछ पूछ रहे हो खुशबू श्वेता कौन है मेरा पता करना होगा चलो नैंथेरियम याद आ गया नैंथेरियम याद रहेगा अब ये सिंबल हो गया किसी भी एलिमेंट का आपको नाम पता चल गया सिंबल पता होना चाहिए अब आपको आगे क्या पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है क्योंकि मुझे बताओ मैंने आपको डोर पढ़ाया था डोर मटेरियल से बना है जो वुड होता है उसको गिनना पड़ेगा तो एटम किससे बना है तो उसका अगर मुझे मास गिनना है तो किससे गिनना पड़ेगा किलो का मास अरे मुझे बताओ अगर मेरे घर को एक लड्डू बनाने के लिए जैसे एक बहुत बड़ा लड्डू बनाया मैंने इमेजिन करो कि बहुत बड़ा लड्डू बना रहे हैं एक बड़ा लड्डू बना रहे हैं और लड्डू को बनाने के लिए फिर 5 किलो शक्कर लगी 5 किलो शक्कर 10 किलो रवा 1 किलो ऑयल बस बोलो लड्डू कितने का बनेगा हंसने की बात नहीं बेटा 5 किलो शक्कर लगा 10 किलो रवा लगा 1 किलो ऑयल लगा तो अरे 5 और 6 11 वाले 12 किलो का 12 किलो का लड्डू बनेगा ना समझो समझो 16 किलो का बनेगा खाने से मतलब है तो मुझे ये बताओ बेटा प्लीज आपस में बात करोगे मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि लास्ट पीरियड होता है बेटा पूरा टायर्ड हो जाता है आदमी फिर भी मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ 16 किलो का लड्डू बना क्या किया आपने सिंपली आपने एडिशन कर दिया तो इस एटम का एटॉमिक मास देखो इस एटम का एटॉमिक मास एक्चुअली सोडियम लिखने में सोडियम ऐसा लिखा और ये नहीं लिखा दोनों एक ही अलग अलग समझो क्या अलग है समझो क्या अलग है बोलने से नहीं होगा जब आप सोडियम लिखते हो तो पूरे एलिमेंट के बारे में बात करते हो कौन से एलिमेंट के बारे में सोडियम के लेकिन जब आप Na लिखते हो तो यू कैन टॉकिंग स्टडीइंग अबाउट ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट ओनली वन एटम ये बात ध्यान रखना ये बात नहीं पढ़ाएगा अरे दुनिया में बहुत सारा सोडियम है ना तो जब आप ऐसा वर्ड लिखोगे तब आप पूरे सोडियम की होल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हो बात कर रहे हो मैंने बोला था ना अर्जुन को स्ट्रिप क्या दिखी आंख दिखी आंख देखो भाई
Na का मतलब सोडियम का एलिमेंट नहीं होता, Na का मतलब होता है सोडियम का एक एटम। और हमें ये बात करनी है कि एक एटम कैसा है। एक भाग का वो शीट पका के नहीं पका, दबा के देखना है ना, तो हमें पूरा सोडियम पढ़ना है क्या? नहीं। अब मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे दो एटम चाहिए, तो कैसे लिखूंगा मैं? Na2 नहीं लिखूंगा, 2Na लिखूंगा। ये क्या हो गया? सोडियम के दो एटम हो गए, ठीक है। 3 एटम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 3Na। समझ में आया? तो इन दोनों में क्या फर्क है? The symbol indicates only one atom of that particular element। हमेशा याद रखो, किसी भी एलिमेंट का सिंबल किसके बारे में बताता है? उस एलिमेंट के एक ही एटम के बारे में बताता है, ना कि उसके सारे एटम के बारे में बताता है। अर्जुन को बोला तू आंख देख, तो उसको आंख नहीं देखी, आंखें देखी। मैं बोल रहा हूं ना कि सिंबल ये सिर्फ एक एटम के बारे में ही होता है। तो एक एटम कैसा ये देखेंगे, तो इस एटम का होगा एटॉमिक मास, यानी कि एक एटम का एटॉमिक मास। जैसे हमने लड्डू का मास कैलकुलेट किया ना, लड्डू के मास में हमने मास ऑफ शुगर, मास ऑफ रवास एंड मास ऑफ एडिबल ऑयल, इसको सम किया, इसको साथ में लाया। तो एटम का मास कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रवा, शक्कर, यानी कि उस एटम में कितने प्रोटॉन हैं, इसकी सम कर लो, क्या पता चल जाएगा? एटॉमिक मास। तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ n कर देते हो कैपिटल, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बेटा इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको गिने भी तो भी चलेगा, नहीं गिने तो कोई फर्क पड़ेगा। अब 1 किलो शक्कर लेके जाते हो आप, 1 किलो शक्कर में 10 चींटियां आ गई, हाँ 10 दाने डाल, ऐसे बोलते क्या? द वेट ऑफ दैट 10 ants आर निग्लेक्सिबल। अरे उनका वेट निग्लेक्सिबल रहेगा ना। उसी तरीके से बेटा किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है, जैसे एटम का मास है बेटा, वैसे प्रोटॉन का भी मास है, न्यूट्रॉन का भी मास है, लेकिन इनमें कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। इसलिए उसको लिए तो भी चलता है, नहीं लिए तो भी चलता है, इसकी साइंटिस्ट टेंशन नहीं लेते, उसको लिया नहीं जाता। क्यों नहीं लिया जाता? उसका मास जो है निग्लेक्सिबल है, नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। समझ में आया? इसलिए एटॉमिक मास में किसकी सम होगी बेटा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अब एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, 4 नंबर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बेटा बात मत करो ना यार, आप क्यों बात करते हो? ये एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो आप? कितनी एनर्जी है क्या आपके पास? मत करो बेटा एनर्जी वेस्ट, इसको बचा के रखो, लाइफ करेंगे आप। फोकस करो भाई करेंगे। अर्जुन की याद देखो, अर्जुन की क्या है तो उस पर नहीं कर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में जो प्रोटॉन के नंबर्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि सपोज किसी एलिमेंट में 11 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 11। अगर किसी एलिमेंट में 17 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम में होने वाले पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। समझ पा रहे हो? तो अब अगर मैं सोडियम का एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा सोडियम, तो उसका सिंबल आएगा ये नहीं, इसका एटॉमिक मास आएगा 23, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन 11 12 और ये नंबर है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इनका मास तो निग्लेक्सिबल है, इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये क्वांटिटी है, हाउ मेनी, नॉट अ सम। अरे कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का आंकड़ा बताना पड़ेगा ना आपको। समझ पा रहे हो?
तो एटॉमिक मास क्या कहलाता है बेटा? किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं, उनके अगर सम कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो होता है उसका एटॉमिक मास। और किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और वो होता है बेटा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, ध्यान से सारा। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़नी पड़ती है कि अगर मैं सोडियम का एटम आपको ड्रॉ करके बताऊं, ड्रॉ करके कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस आएगा बेटा, इसके अंदर क्या रहेंगे? प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ रहेगा, कोई फ्री स्पेस नहीं रहेगी, कोई किसी तरीके से वहां पे खुली जगह नहीं है। ठीक है, अब ये जो एरिया है इतना, जैसे इतना एरिया इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, तो इस एरिया में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेंगे। दिखा दिया एरिया? ठीक है, ये एरिया यानी कि एटम का इतना एरिया होता है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन घूमने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन घूमने वाले हैं। समझ में आ गया? तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो 11 के 11 इसके न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे, लेकिन घूमने के लिए उनके रास्ते तय है। ये जो गोल गोल रास्ते दिख रहे हैं ना, गोल गोल रास्ते, इसे कहा जाता है शेल, या तो फिर ऑर्बिट, या तो फिर सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ समझने के लिए शेल या तो ऑर्बिट। ठीक है, शेल या तो। अब ये होगी पहली शेल, ये हो गई, ये हो गई। इस सेल की कैपेसिटी होती है कि भाई मेरी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस सेल में नहीं घूम सकते हैं। अब इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्या? अगर मेरी बहन 2 घंटे पानी उठा सकती है, तो वो 1 घंटे उठा पाएंगी क्या? है ना? तो अगर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, इसका मतलब मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ठीक है, तो ये शेल है। अब इनके नाम देने पड़ेंगे। प्लीज रुको बच्चों, 5 नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पॉइंट इसके आगे पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जब आपके एक तरह से सेपरेट बैचेस हो जाएंगी, 9 की और 10 की, 9 की और 10 की बैचेस सेपरेट हो जाएंगी, तब जब चैप्टर आएगा तभी पढ़ाएंगे। अभी तो कंबाइन चल रहा है, अभी तो कंबाइन चल रहा है, अभी तो कंबाइन चल रहा है बेटा। ओके, एक तारीख को उन्हीं की बैच सेपरेट होगी बेटा, जिनके एटलीस्ट मिनिमम 1000 रुपीज पेड होंगे, तभी बैच सेपरेट होगी बेटा, अदरवाइज। ठीक है, चलो। तो अब इलेक्ट्रॉन घूमने की जो शेल्स होती है, जो रास्ता होता है, वो फिक्स है। अब उनके नाम क्या है बेटा? K, L, M, N। ये कौन सी शेल है? फर्स्ट शेल है, फर्स्ट। ये है सेकंड शेल, ये है थर्ड शेल, और ये है फोर्थ शेल। इसके बाद में 5, 6, 7 आता है, लेकिन वो अभी आपको पढ़ाएंगे। तो पहले शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? इसकी 8, इसकी 18, इसकी 32। इस कैपेसिटी को याद करने के लिए फॉर्मूला याद करना है। इस कैपेसिटी को याद करने के लिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है 2n²। n की जगह सेल का नंबर डाल दो, n की जगह सेल का। सपोज मुझे थर्ड सेल की कैपेसिटी निकालनी है, तो 2 × 3² that is equal to 2 × 9 that is equal to the capacity of shell is determined with the help of that formula, this formula। ठीक है,
इस फॉर्मूला से बेटा कैपेसिटी निकलती है। तो पहली शेल में कितने घूमेंगे, दूसरी शेल में कितने घूमेंगे, तीसरी शेल में कितने घूमेंगे, इसकी शेल में कितने घूमेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ सुनो सिर्फ। अब ये जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो चलो अभी मुझे कौन से एटम का स्ट्रक्चर बनाना है, सोडियम के पास कितने एटम इलेक्ट्रॉन है, 11। तो सबके सब लेफ्ट हैंड में 11 इलेक्ट्रॉन ले लो, लेफ्ट हैंड ले लो, मुट्ठी बांधो, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधो। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन। हो गया, ए बोली इलेक्ट्रॉन छान लेना, उछलना दे। तो बांध लिए। अब मुझे बताओ, ये शेल है पहली वाली शेल की कैपेसिटी पता है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो पहली वाली शेल चलिए बोलती है, आपका नाम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पाइए अच्छे से करते ना। तो बेटा तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे मुट्ठी में कितने, तो इसको इस बच्चे को आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। चलो दे दो, उसको शांत कर दो। चलो भाई दे दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में घूम रहे हैं। अब बचे कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन, 9। अब ये दूसरा बच्चा थोड़ा सा मोटा बड़ा है और मोटा भी है, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कर दिए तुमने इलेक्ट्रॉन, तू दो ले ले। नहीं मुझे 2 नहीं चाहिए, मेरी भूख तो कितनी की है, 8 है क्या आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन? यस दे दो। कैसे दोगे, अब फिर बाद में आता है बड़ा भाई, शिवरेश राम सब कुछ अलग, मेरे को दादा देख मैंने सबको दे दिए, अब मेरे पास मुझे तेरे को देने के लिए तुझे, मुझे पता है तुझे 32 चाहिए ना, नहीं 18 चाहिए ना। और दादा मला माहिती आहे तुला 18 इलेक्ट्रॉन पाहिजे, पण मी काय करू, माझ्याकडे फक्त आता एकच राहिलं, घेशील तर घे, हाँ दे दिए लगते। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। उनकी जो लेवल होगी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आगे समझ में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करेंगे, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और बचा हुआ 1। अब आपके दिमाग में वो चीज आपको पता चलेगी कि जिस चीज के बारे में मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री। अगर आउटर मोस्ट शेल यानी कि आखिरी की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एलिमेंट में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चेंजेस। अब मुझे बताओ सोडियम में चेंज कब होगा, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल मतलब आपको नेचर में सोडियम फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो वो कौन सी स्टेट में मिलेगा, और सोडियम पता है आपको कैसे मिलता है, समझा। यानी कि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत से सब्सटेंस आने वाले हैं जो नए तरीके से फॉर्म होकर पहले रेडी है। वो क्यों है, क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिव यानी कि इसमें चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है, चेंज। तो आप मुझे बताओ आपकी बॉडी में चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी में चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे हाँ जो कुछ हो रहा है लेकिन चेंज तो हो रहा है ना। इसका मतलब है आपके बॉडी की जो सिस्टम प्रोसेस है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, प्रोसेस में चेंज, जो सिस्टम उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आपका सर बढ़ा तो नर्वस ब्रेन भी बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम भी बढ़ेगी। आपके क्या सिस्टम चेंज क्यों हो रही है, सिस्टम में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है आपका ऑर्गन्स एनलार्ज हो रहे हैं। आपके ऑर्गन्स क्यों एनलार्ज हो रहे हैं, क्योंकि आपके टिश्यूज बड़े हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, मतलब नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजेस। तो सेल क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सेल का डिवीजन हो रहा है। और सेल का डिवीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं। क्रोमोसोम डिवाइड क्यों हो रहा है, तो भाई क्रोमैटिन फाइबर डिवाइड हो रहा है। और वो क्यों डिवाइड होता है, तो डीएनए डिवाइड हो रहा है। और डीएनए क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि डीएनए बना है अलग अलग मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल बने हैं अलग अलग एटम से। और एटम बेटा
इतनी बड़ी स्टडी है वो, एक दूसरे के साथ लिंक है। इस दुनिया में बेटा दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गधों को और दूसरे आदमियों को। गधे मायने में कैसे होते हैं? मीरा वो बोझा ढोते हैं। हम बच्चे, हम स्टूडेंट भी बेटा उनकी तरह के हैं, जिसमें बोझा, परीक्षा में पढ़ाई करो, पेपर की पढ़ाई करो, टैलेंट की पढ़ाई मत करो। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आपको अगर सक्सेस बनना है, कुछ समझना है, तो कुछ भी करो, ध्यान दो, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आप बोलोगे सर आज मेरा सब टुकड़ा जा, घर पे जा, तुम्हारे लिए दुनिया रुकने वाली नहीं है, तुम्हारे लिए दुनिया रुकने। आज अगर ध्यान नहीं दिया इस चैप्टर में तो ये बेसिक कोई और नहीं पढ़ाएगा, और पढ़ने के लिए फिर बाद में अगर बेटा बाद में फिर आपको सेम स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। क्या लगा है? चलो कितना बजे? 6:30। ओके, थैंक यू वेरी मच।